नेक्स्ट जो है ना, हमने पढ़ना है कि जी व्हाट टू स्टडी, हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना क्या है। हमें पता चल गया कि जी सिलेबस का कि जी हमने ये पढ़ना है। अब मतलब उनमें से मतलब हमें सिलेबस का पता चल गया कि जी हमारा सिलेबस ये है। उस सिलेबस में हमने क्या पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रैक्ट एक्ट है, कंट्रैक्ट एक्ट में तो कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी है और कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी है। 140 से लेके, ये ले जी, ठीक है, 148 से 268 तक यहाँ पे कंट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी है और कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी आता है और कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी। लेकिन कंट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कंट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हम उसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम ज्यादा फोकस किसको करेंगे, हम ज्यादा फोकस करेंगे 1 से 175 तक। 1 से 175 तक हमने इसको अच्छी तरह पढ़ना है। तो ये हमारा मेन है, यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है। इसी तरह हम देखें गार्डियन वार्ड एक्ट, तो उसमें हमने रिमूवल का लाजमी पढ़ना है, मतलब 39 से 41 तक इसको हमने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये 3 दफा रिपीट हो चुका है, ये 3 दफा रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह हमने जो मतलब पास पेपर में प्रॉपर बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे, उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे। आगे है कि जी पढ़ना कैसे है, और उसमें हमने पढ़ना कैसे है। पढ़ने का मैं बार बार कहता हूँ, आपने ना वो उसको हर सेक्शन को इन डेप्थ पढ़ना है और उसके की पॉइंट्स बनाने हैं, उसके की पॉइंट्स बनाने हैं, मतलब की वर्ड्स होते हैं हर सेक्शन में ना, की वर्ड्स होते हैं। मैं आपको अगर कुछ दिखाऊं तो देखें, सपोज के मैं ऑनलाइन क्लास होती है तो उसमें भी ये वर्ड्स के थ्रू पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, अब सपोज के रेंट एक्ट है कि जो आपने उसको पढ़ना कैसे है? हर सेक्शन पे आपने इन डेप्थ पढ़ना है, एक एक मतलब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं उनको हमने बहुत इन डेप्थ मतलब ईच वर्ड पे फोकस करना है कि जी वो क्या क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है। मतलब वो आप आपसे कहता है कि जी सपोज के टेनेंसी बताएं, तो टेनेंसी को आपने कैसे लिखना है। तो आप देखें इसको एग्जांपल के साथ, मतलब वो कहता है कि टेनेंसी एग्रीमेंट क्रिएट करें, तो आप वो देखेंगे कि जी पार्टिकुलर, पार्टिकुलर से क्या मुराद है। तो पार्टिकुलर लैंडलॉर्ड से क्या मुराद है कि जी उसका एड्रेस लिखना है और उसके मतलब वो रहता कहाँ पे है और उसके आईडी कार्ड वगैरह, ये उसके पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो इस तरह आपने ना की वर्ड जो है ना उसको हाईलाइट करने हैं, हाईलाइट करने हैं। ये इस तरह मतलब ईच हर सेक्शन को इन डेप्थ पढ़ना है, सेक्शन को कंप्लीट पढ़ना है और उनमें से जो की वर्ड होते हैं वो आपने हाईलाइट करने हैं, उसको आपने हाईलाइट करना है। और कल को फिर जब आप रिपीट करेंगे तो वही हाईलाइटेड वर्ड्स आप ही पढ़ेंगे, हाईलाइटेड वर्ड आप पढ़ेंगे। ये आपका तरीकेकार होगा। जैसे अभी उन्होंने सेक्शन 10 दिया था कि जी आपका इफेक्ट अदर है, तो आपको पता होना चाहिए कि एन एग्रीमेंट टू सेल और अदर एग्रीमेंट between the landlord and after execution of the agreement shall not affect the, ये देखिए ये कीवर्ड है, shall not affect the relationship of landlord and tenant। मतलब कि नया एग्रीमेंट हो भी जाता है तो वो पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो नहीं करेगा, उसको वो इफेक्ट नहीं करेगा। अब ये कीवर्ड्स है, मतलब सेकंड टर्न अभी 2023 में ये क्वेश्चन आया भी है कि जी मिस्टर ए ने मकान किराए पे दिया मिस्टर बी को 1 साल के लिए, और मिस्टर बी आगे फिर वो फर्दर किसी को आगे सेल कर देता है, वो एक एग्रीमेंट टू सेल करके सूट फाइल कर देता है। तो क्या वो उसका सूट लेवल है? तो इसमें वो बता रहा है कि जी जब एक दफा वो एग्रीमेंट चल रहा है तो बाद में जितनी भी सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट होंगे उनको वो पहला एग्रीमेंट उनसे इफेक्ट नहीं होगा। मतलब पहले 1 साल के लिए दिया है तो वो 1 साल के लिए ही चलेगा। तो आपने जब लिखना है तो यही वर्ड इस्तेमाल करने हैं उधर भी जाके कि शैल नॉट अफेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड। तो कहने का मतलब है कि जी जो आपका, मैंने आपको बता दिया कि जी सपोज कि मैंने आपको बताया कि जी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इन इंपॉर्टेंट सेक्शन को आपने इन डेप्थ पढ़ना है सेक्शन टू सेक्शन, और उसमें की वर्ड्स आपने हाईलाइट करने हैं और की वर्ड्स ही आपने इस पेपर में जाके लिखने हैं, की वर्ड्स आपने पेपर में जाके लिखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि जी हमने कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए ये। अब मैं ना बार बार
कहता हूँ कि जी जो बच्चे मैनेज्ड होके तैयारी करते हैं ना, प्रॉपर डेली बेस पे पढ़ रहे हैं, डेली बेस पे पढ़ रहे हैं, तो वो डेली बेस पे इम्प्रूव हो रहे हैं। वो डेली बेस पे इम्प्रूव हो रहे हैं। अब जो डेली बेस पे नहीं पता, या उसको पता ही नहीं है कि जी उसने पढ़ना कितनी है, उसको नहीं पता कि जी उसने पढ़ना कितनी है, तो फिर वो बच्चे, फिर उनके लिए मुश्किल होती है, उनके लिए मुश्किल होती है। अब देखें, मैं कहता हूँ कि जी आप जो है ना मेजर एक्स, मतलब जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि जी आप कहीं पे भी जाके पढ़ें, मतलब कोई भी आपका मेंटोर हो, मतलब जिना एकेडमी नहीं, कहीं पे भी, आप कोई एकेडमी, कोई सीनियर, किसी से एक दफा अच्छी तरह ला पढ़ना है। अच्छी तरह आप खुद जितनी मर्जी दफा पढ़ लेना, हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ा हो, लेकिन जो पर्सन पीछे, जिनका प्रैक्टिकल अप्रोच है, या जिन्होंने पेपर एग्जाम दिए हुए हैं, या जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, उनके एक्सपीरियंस से आप आगे कहीं पे भी नहीं जा सकते। और समटाइम कोई आपको कंसेप्ट नहीं सकता, तो फिर बाद में आपको कन्फ्यूजन ही रहती है। तो एक दफ़ा आपने लाजमी पढ़ना है, उस पढ़ने के साथ फिर आपने रूटीन के मुताबिक, मतलब एक दफ़ा किसी से पढ़ लें, उसके बाद फिर आपने डेली रूटीन के मुताबिक, मैं कहता हूँ कि मेजर एक्ट, जैसे पीपीसी, सीआरपीसी, क्यूएसओ, उसको 2 ढाई घंटे लाजमी पढ़ना है। माइनर एक्ट्स जो है, माइनर एक्ट्स ही आपको पास कराते हैं, लिमिटेशन है, लैंड प्रिंसेस एक्ट है, डेली इनको 1.5 घंटा पढ़ना है। तो इस तरह टोटल आपका जो ला का होगा वो 4 घंटे होंगे, 4 घंटे ला के। इसी तरह इंग्लिश को आपने डेली 3 घंटे देने हैं, डेली 3 घंटे। अब डेली में आपके ईडीएम पेज आपने डेली करने हैं, और कोई 1 पेज 1.5 पेज ऐसे का लाजमी लिखना है। ठीक है, ये आपकी रूटीन होनी चाहिए। वीकली आप 1 या 2 प्रेस ही करें, और कंप्लीट एक एस एस से लिखें। तो ये आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उर्दू भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, आगे आ जाता है जीके। जीके में ना आप जो है ना डेली, मतलब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में आपका एवरीडे साइंस या पास पेपर, वो डेली लेके चलें। और टॉपिक हैं इस्लामियात के और पाकिस्तान अफेयर, इनको आप डेली बेस, मतलब घंटा जीके भी पढ़ें। इसी तरह आपका डेली 4 घंटे ला के होंगे, 3 घंटे इंग्लिश के होंगे, 1.5 घंटा उर्दू का होगा, 1 घंटा जीके का होगा। टोटल आप 9 घंटे डेली पढ़ेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी, आप 15 दिन, सिर्फ 15 दिन ये आप फॉलो करके देख लें, आप कहेंगे कि सर कमाल हो गया है। कमाल के मतलब आप कहेंगे कि सर हम कभी फेल हो ही नहीं सकते। हमारे जो बच्चे ना वो पढ़ते नहीं है, मतलब कभी भी, मतलब हम कह देना इतनी पढ़े, तो सर इतनी 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 तो टाइम होता ही नहीं है। खाने पे इतनी हो जाता है, फलां चले जाएं, फलां चले जाएं। मतलब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, आपके जो जानने वाले भी हैं, जो दोस्त हैं, वो उनको देखें जो कामयाब हो रहे हैं, तो वो उनकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत डिसिप्लिन। वो उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, वो कहीं फंक्शन पे नहीं जाते, कोई बर्थडे पे नहीं जाते, शादी पे नहीं जाते, कुछ भी नहीं, उनका काम सिर्फ पढ़ना है। और वही बच्चे कामयाब होते हैं। तो ये आप फॉलो कर लेते हैं तो बहुत फायदा होगा आपको। नेक्स्ट है आपका कि जी हमने पास पेपर हम डिस्कस करें ना, तो पास पेपर में क्या पूछ रहा है। अब देखें, मैं आपको 2023 के पेपर दिखाता हूँ। ये ये 2023 क्या है, ये। अब 2023 में देखें तो वो प्रैक्टिकली चीजें पूछ रहा है। क्या? प्रैक्टिकली चीजें पूछ रहा है। जैसे वो पूछता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि जी क्या फैमिली कोर्ट के लिए जरूरी है कि खुला में अगर रिकंसिलेशन फेल हो जाती है, तो फैमिली कोर्ट लाजमी वो तलाक का दावा पास करेगी। तो ये देखें, ये प्रैक्टिकली चीजें पूछ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली पूछ रहा है। अब इसका हमने आंसर कैसे देना है, ये प्रेपोजिशनल क्वेश्चन है, ये सारे प्रेपोजिशनल क्वेश्चन है। प्रपोजिशनल क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे करना है वो भी आगे मैं बताता हूँ। मतलब पहले हम देखें ना कि जो वो ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछता है आपसे प्रैक्टिकली, मतलब मोस्ट प्रैक्टिकली जो चीजें ज्यादा प्रैक्टिस में है, जैसे रिमांड प्रैक्टिस में है, या फिर आपका एविडेंस रिलेटेड कुछ पूछ लेता है। ठीक है, इसी तरह वो मोस्ट को ज्यादा कोशिश होती है कि जी वो प्रैक्टिकल अप्रोच से जज किया जाए कि क्या बच्चे ने प्रैक्टिस की है या वही है। नहीं, प्रैक्टिस की है या ठीक। नहीं। जो ठीक हो गया। ये जिनके माइक ऑन है वो आए, माइक ऑफ कर दें, वकास साहब। चलें आगे। पास पेपर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जी पास पेपर वो हमेशा वो देता है उस पे। ठीक है,
पास पेपर में वो मोस्टली प्रैक्टिकली चीज पूछा है, इधर उधर नहीं जाता। ठीक हो गया। पास पेपर ये 2023 के पास पेपर हैं। कितने के? ये 2023 के हैं। ये 2023 के सारे, अब देखे ना, पेपर वन था, कोई एक क्वेश्चन भी उन्होंने सीधा सीधा नहीं दिया, सारे प्रेपोजिशनल क्वेश्चन है। सारे प्रेपोजिशनल क्वेश्चन है। अब प्रेपोजिशनल क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करना है, ये जिनके माई का आना है आपको आते हैं। चलें चलें। ये प्रेपोजिशनल क्वेश्चन ना, सबसे पहले तो हमें फैक्ट्स लिखने होते हैं। क्या? फैक्ट्स, वो जो भी बता रहा है उसके आपने फैक्ट्स लिखने हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखें। 8 का वो, ये जिनके माइक ऑन है आपका दे, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलें। अब वो क्वेश्चन है कि जी, क्वेश्चन नंबर 8, ये 8, 8 कहता है कि जी फैमिली कोड मैंडेटरी, वाइदर क्या फैमिली कोड मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू फोर्थ विद पास द डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला व्हेन रिकंसिलिएशन फेल विदाउट अडॉप्टिंग दी टू दी कॉलिंग एविडेंस डिस्पाइट क्रोलिटी। डिस्पाइट क्रोलिटी, अब इसके ना मैंने वो सोल्यूशन किया भी है। ये, अब ये क्वेश्चन नंबर देखा, राइट, ये मैंने आपको भेजे भी है, मैं दोबारा भी भेज देता हूँ। तो सबसे पहले ना आप, वही मैं बता रहा हूँ, फैक्ट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उसका वो ये आंसर देते हैं एक लाइन में, और उसके बाद हम उसको रेलिवेंट प्रोविजन दे के लिख देते हैं। देखें, क्वेश्चन है कि जी क्या, ये क्वेश्चन है, क्या फैमिली कोड रिक्वायर करती है, इसी को हमने क्वेश्चन लिख देना है, इसको हमने वो उसका प्रोविजन बता देना है। तो फिर वो कहता है कि जी यस फैमिली कोड इन केस रिकंसिलिएशन फेल हो जाए, तो फैमिली कोड शैल बाउंड टू पास द डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन में, लाजमी उसको पास करना होता है। कहाँ पे बताया गया? सेक्शन 10 में बताया गया है। सपोर्टिव आर्गुमेंट्स क्या है, ये फिर वो मैंने उसकी कोटेड वर्ड्स लिखे हैं जो बियर एक्ट में लिखे हैं। इफ रिकंसिलिएशन फेल फैमिली कोर्ट शैल इमीडिएटली पास डिग्री ऑफ मैरिज इन केस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला एंड मे डायरेक्ट दी वाइफ टू सरेंडर, वो फर्दर वो चीज बता देती है। तो आपको, आपने कोई भी क्वेश्चन करना है ना, वो ऐसे बना के लिखना है। अब वो आपने ना कोशिश करनी है कि जी क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। मोस्टली बच्चे होते हैं कि जी उनको क्वेश्चन का पता ही नहीं चलता, क्वेश्चन अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि जी हमने क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। जब क्वेश्चन का ही पता चलना, तो फिर क्या, कैसे आंसर दे सकते हैं? फिर आंसर दे ही नहीं सकते, फिर वो आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन, अब मैं इसकी बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ कि जी बच्चे, मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन अंडरस्टैंड, क्वेश्चन बच्चों को पता ही नहीं चलता कि जी हमसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अब उस उन्होंने कंट्रैक्ट एक्ट में क्वेश्चन दिया है, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। वो देखें तो वो कहेंगे कि जी आप सर ये कैसे हो गया, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये हम तो ऐसे किए नहीं है। अब ऐसे नहीं किया तो फिर कैसे पास हो सकते हैं? फिर ऐसे पास हो ही नहीं सकते। अब क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये देखें, ये मैंने सॉल्व किए हैं, मैंने सॉल्व करके भेजे हैं आपको, मैं दोबारा भी भेज दूंगा। अब क्वेश्चन ये है, पहला देखें, क्वेश्चन है कि जी एक जो है ना, ये मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर है, लाहौर में रहता है, उसको लंदन से अमेरिका से एक आर्डर आया कि जी 100 आप पीस मुझे जीन्स के बना के दें। वो कहते हैं मैं बना के दे देता हूँ। अब लाहौर में उसको ऑर्डर आ गया, जैसे ही ऑर्डर मिला, बाद में कोविड आया, लॉकडाउन हुआ और फैक्ट्री बंद हो गई। मिस्टर ए जो लाहौर में रहता था, वो डिलीवरी नहीं दे सका। तो कहता है मिस्टर ए, उसने सूट फाइल कर दिया कंपेंसेशन का कि जी मुझे कंपेंसेट किया जाए। तो मिस्टर ए कहता है कि जी मेरा ये सूट कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आता है, मैं लायबल नहीं हूँ क्योंकि मैंने जान के नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो पूछा पूछा जाता है कि जी, उससे क्वेश्चन है कि वाइदर ए प्लीड डिफेंस अंडर डिक्लाइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कहता है क्या मिस्टर ए वो अपना डिफेंस ले सकता है अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कंट्रैक्ट।
कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में वो क्या अपना डिफेंस ले सकता है, एक चीज पूछी है, हमने इसका आंसर देना है। दूसरा वो पूछता है कि जी इफ सो व्हाट रिक्विजिट कंडीशन टू बी मेट फॉर द क्लेम टू बी सक्सेसफुल। अब अगर वो कहता है कि जी उसका मतलब कंट्रैक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बनता है, तो उसको वो बताएगा कि जी कैसे बनता है, उसकी वो कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कंट्रैक्ट की जो वो इसेंशियल बताएगा, कंडीशंस बताएगा। नेक्स्ट वो एक और चीज पूछ रहा है, आगे कहता है ये तीसरी चीज पूछ रहा है, एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द conceptual difference between decline of frustration of contract and incidence of force majeure। कहता है फोर्स मेजोरे और डिक्लाइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में आप फर्क बताएं। लास्ट में पांचवी चीज और पूछ रहा है कि जी सजेस्ट that why plea of waiver of obligation under the concept of force majeure is not available to Mr. A। अब देखें ना, यहां से वो क्वेश्चन करने लगा है, यहां से ये यहाँ से 5 क्वेश्चन किए हैं। अब वो क्वेश्चन सिर्फ बच्चा ये लेके आ जाएगा कि जी यस उसका डिफेंस बनता है कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में, और वो कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन का आंसर लेके दे के आ जाएगा, मतलब यही आंसर लेके दे के आ जाए, तो क्या वो नंबर देगा? उसको तो पता ही नहीं चलना, उसको वो प्रिज्यूम करेगा एग्जामिनर के जी इसको फोर्स मेजोरे का नहीं पता, इनको इनको इनका डिफेंस का भी नहीं पता। और बच्चे ने तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड ही नहीं किया, ना ही बच्चे ने बताया कि जी कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कंडीशंस होती हैं वो क्या बनती हैं, वो उसने बताया नहीं है। तो वहां पे फिर हमें पूरे नंबर नहीं देता, वो हमें पूरे नंबर नहीं देता। इसकी ना मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको चीजें मतलब फिर इसी क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी वो हमसे ना एक क्वेश्चन में चार चार चीजें पूछता है। जैसे ये इसमें पूछा है कंट्रैक्ट, कहता है रेजुडी काटा के प्रिंसिपल बताएं। फिर पूछता है कि जी और कंडीशंस ऑफ प्रिंसिपल रेस जुडिकाटा, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि ये रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, दूसरी चीज पूछी है। तीसरा पूछता है कि कंट्रैक्ट ऑफ वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है। चौथा वो पूछता है कि क्या रेस जुडिकाटा को डिफेंडेंट पे अप्लाई होता है या नहीं होता। तो हमने हर किसी का अलग अलग, ये चार चीजें पूछी हैं तो चार चीजों का हमने अलग अलग आंसर देना है। अलग अलग आंसर देंगे तो हमें नंबर देगा, वरना नहीं देगा। जैसे मैंने इधर देखें तो उसने पूछा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एफिकेसी, कि जी वो कितनी हद तक इफेक्टिव है उसके बारे में बताएं। दूसरा बताता है कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कौन कौन से लोग होते हैं, कि कंपोजिशन क्या है। फिर पूछता है कि जी इसके फंक्शन क्या है, ये तीसरी चीज पूछ रहा है। फिर वो पूछता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या अटोनॉमी ऑफ वो जो है प्रोविंशियल अटोनॉमी में कितनी हद तक ये फायदा दे रही है ये हमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो ये इसकी ने चार चीजें पूछी हैं। अब एग्जामिनर की मर्जी है कि जी 4 पॉइंट्स हैं तो 4 पॉइंट्स को कैसे नंबर डिवाइड करता है, 5 5 नंबर दे दे, या पहले पॉइंट को 2 नंबर दे दे, तीसरे को 3 दे दे, और तीसरे पॉइंट को 10 नंबर दे दे, तो वो उसकी मर्जी है। हम ये चारों पॉइंट्स का रैशनल आंसर देंगे तो नंबर देगा पूरे, वरना नहीं देगा। इसी तरह हम इसी मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो वो सबसे पहले उसने पूछा कि क्या वो फोर्स मेजोरिटी की डिफेंस ले सकता है, यस ले सकता है। रेलिवेंट प्रोविजन क्या है, 56 है, 56 है। अब वो आगे 56 को ही हम कोड करेंगे, 56 को ही हम कोड करेंगे। मैंने जो इधर तरीकेकार बताया ना, अब फैक्ट्स लिखते हैं, वन लाइनर आंसर दे देते हैं कि वो पूछता है कि क्या ये ऑर्डर वैलिड है या नहीं है, क्या उसको कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती थी नहीं कर सकती, क्या कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी। एक क्वेश्चन में आंसर दे देना है, फिर उसका एक लाइन में आंसर दे देना है। फिर उसका आपने रेलिवेंट प्रोविजन लिखना है। फर्दर जो आपकी लास्ट होगी वो सजेशन की, उसमें वो सेक्शन 5 को ही आपने एक्सप्लेन करना, मतलब वो जो रेलिवेंट प्रोविजन लिखी है उसको ही एक्सप्लेन करना है। अब मैंने बताया कि रेलिवेंट 56 है कंट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जी वो एग्रीमेंट कहता है कि जी एग्रीमेंट वो फ्रस्ट्रेशन कौन सा था, जो एग्रीमेंट वाइड हो। अब वाइड क्यों बन जाते हैं, होता है कि जी कुछ तो मतलब आपके हालात ऐसे हो जाते हैं कि कंट्रैक्ट जो है ना बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है या अनलॉफुल हो जाता है। इम्पॉसिबल है कैसे, कि जी कोविड आ गया, कंट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। अनलॉफुल कैसे हो गया कि जी मतलब पहले आप इंडिया से तिजारत कर सकते थे, बाद में गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ तिजारत बैन कर दी, तो अब वो अनलॉफुल हो गया। ठीक है,
हम इम्पॉसिबल कि जी कोई नेचुरल कोई तो कोई कहा जाता है नेचुरल, जिस तरह को कोई मामला आ जाता है तो वो इम्पॉसिबल हो गया। अनलॉफुल अगर कि जी बाद में कोई लॉ वो डिफरेंट हो जाता है तो वो अनलॉफुल हो जाता है। इन दोनों सूत्रों में आपको कंट्रैक्ट ऑफ फोरेस्टेशन बनता है। एक ही चीज आपने आंसर दे दिया है, ठीक हो गया। दूसरा वो पूछता है कि आपका ये दूसरा वो पूछता है कि क्या रिक्विजिट पुलीज होती हैं उसकी प्ली ऑफ फ्रस्ट्रेशन में। तो वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वेयर सर्कमस्टेंसेस दैट कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल इन मैनर एट टाइम कंप्लीटेड। मतलब वो रिक्विजिट कंडीशन ये है कि जी उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं हो सकता। आगे वो बताता है इन दोनों की फर्क बताएं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और फोर्स मेजेरो की। फ्रस्ट्रेशन वो कहता है कि जी जब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए। फोर्स मेजेरो हो जाता है कि जी कैन आइदर पोस्टपोन और प्रोलॉन्ग फॉर दी टाइम कंट्रेक्चुअल। मतलब वो कहता है कि जी फोर्स मेजेरो होता है कि जी आप कंट्रैक्ट को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर देते हैं, ये टाइम एक्सटेंड कर देते हैं, ये फोर्स मेजेरो है। ठीक है, वो टाइम जो देते हैं ना वो उसको उतनी देर में करना होता है। अब इसी सिचुएशन में कहता है कि जी फोर्स मेजेरो क्यों नहीं अप्लाई होता, क्योंकि वो उस मैन्युफैक्चरर को, लाहौर की पार्टी को, फैक्ट्री वाले को पता ही नहीं था कि जी लॉकडाउन कब खत्म होना है, कोविड कब खत्म होना है। तो इस वजह से वो फोर्स मेजेरो अप्लाई नहीं हो सकता था। वो नहीं बता सकता था कि जी इतनी देर में आपको दूंगा। तो इस तरह मैंने ये 4 पॉइंट्स हैं तो इनको अलग अलग बताया है। तो इस तरह आपने हर क्वेश्चन का आपने अलग अलग आंसर दिया है। हर क्वेश्चन का अलग अलग आंसर देंगे तो आपको नंबर देगा, वरना नंबर वो जो है ना स्टूडेंट, एक मेरी स्टूडेंट है उसके नंबर है 100 में से सिर्फ 6। वो कहती है सर ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे क्वेश्चन ऐसे थे, मेरे क्वेश्चन ऐसे थे, मेरे क्वेश्चन ऐसे थे। तो वो हमें हमें पता ही नहीं होता कि जी हमने करना क्या होता है। अब मैं बार बार कहता हूँ कि जी बच्चे क्वेश्चन अंडरस्टैंड ही नहीं करते। अब ये क्वेश्चन आ गया कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन को बच्चे ने पूरा पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। अब ये कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आया, ये जो है ना इन्होंने क्रॉस कर देना है, मतलब इसको काट देना है, क्वेश्चन साइड पे रख देना है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट उस पे लिखने लग जाएंगे। 4 पेज लिखेंगे, सिर्फ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बता देंगे या कंपोजिशन के बारे में बता देंगे बस। और कुछ भी ना, ही उसके फंक्शन बताएंगे, ना ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में कितनी है वो बताएंगे, ना ही एफिशिएंसी में बताएंगे, और वो नंबर नहीं देगा। इसी तरह आगे देखें, वो क्वेश्चन नंबर जैसे ये 9 है, ये 9 क्वेश्चन, इस 8, इसमें भी उसने 4 चीजें पूछी हैं। उसमें वो कहता है कि जी क्या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम, आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच की गारंटी देता है, क्या ये गारंटी एब्सल्यूट है, ये एक चीज पूछ रहा है। हाँ या ना में आंसर देना है, नहीं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कोई कंडीशन है। कहता है इफ नॉट व्हाट लिमिटेशन इम्पोज। कहते हैं अगर लिमिट एब्सोल्यूट नहीं है तो क्या लिमिटेशन है। एब्सोल्यूट नहीं है, लिमिटेशन ये है कि जी इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, फ्रेंडली स्टेट के बारे में नहीं बात कर सकते, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी या डिफेंस के बारे में कोई नहीं बात कर सकते। आगे कहता है गिव रियलिस्टिक एनालिसिस टू द एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। कि जी फ्रीडम ऑफ प्रेस में इसका क्या रूल है, कि आपने रियलिस्टिक होके एक्सप्लेन करना है कि जी आप मतलब क्या सहाफियों को बोलने की इजाजत दी जा रही है या नहीं दी जा रही, इस पे आपने बात करनी है। आगे वो पूछता है रूल ऑफ कोर्ट्स इन डिफेंडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के जी कोर्ट्स क्या रूल प्ले कर रही है। अगर आपको मतलब नहीं बोलने दिया जा रहा है तो ये फंडामेंटल राइट्स फैक्ट हो रहा है, फंडामेंटल राइट फैक्ट हो रहा है, तो आप 199 में भी जा सकते हैं और 184 में भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है। मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ क्वेश्चन ना, वो बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखते। मैं कहता हूँ कोई क्वेश्चन आपने लाजमी लिखना है उधर, लाजमी। और क्वेश्चन को भी पॉइंट्स में लिखना है, क्वेश्चन को भी पॉइंट्स में लिखना है, और पॉइंट्स में लिख के आपने उसका फिर हर चीज का अलग अलग आंसर देना है। इसकी मैं अलग एक और एग्जांपल दूं तो ये देखें, ये हैं आपके क्वेश्चन। सपोज के ये फैमिली लॉज है, ये और ये गार्डन अबार्ट। देखें, अब वो पूछता है, बच्चे ना क्वेश्चन इसी लिखते हैं। अब देखें, वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देखें ना, गार्डन अवार्ड का 2020 का, 2020 का क्वेश्चन नंबर 3 गार्डन अवार्ड। मैं वो क्वेश्चन बढ़ाता हूँ फिर वो आपको समझ आएगी कि जी वो पूछ क्या रहा है और हमने आंसर क्या देना है। वो पूछ क्या रहा है,
हमने आंसर क्या देना है। हम क्वेश्चन ही अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा रैशनल आंसर नहीं होता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जी उधर क्वेश्चन लाजमी पढ़ें और उसका सही सही आंसर दें। अब देखें, कहता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम प्रूडेंस, मतलब मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहा है। एंड रेलिवेंट लॉ ऑफ लैंड, लॉ ऑफ लैंड से मुराद ये गार्डियन वार्ड एक्ट है। फादर इज अ नेचुरल गार्डियन टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। अगर कहता है वेयर कस्टडी मतलब हिजानत इज नॉट मैटर ऑफ राइट और पेरेंट्स और अदर पर्सन क्लेमिंग देम, द बेसिक कंसिडरेशन फॉर द welfare of child is matter of custody to provide child most natural, most considerate, most compensate atmosphere to grow up the better member of society। आगे कहता है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन, एक चीज पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो ऊपर स्टेटमेंट दे दिया, अब कहता है उसी स्टेटमेंट में रह के बच्चे की ग्रो करनी है, बच्चे को अच्छा माहौल मिलना है, बच्चे बच्चे को जो है ना वो जो जिस नेचुरल में है, मतलब जो भी बच्चा है जैसे भी है, हिंदू है क्रिश्चियन है जो भी है, उसके मुताबिक आपने उसको लिखना है। कहता है कि कंसेप्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन लिखना है। आगे वो पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द कस्टडी और गार्डियन, कस्टडी और बतानी है, मतलब कस्टडी और गार्डियनशिप की आपने डिफरेंस बताने हैं। तो ये इसका आंसर मैंने लिखा है कि जी उसमें वो प्रोसीजर पूछ रहा है अलहदा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ गार्डियन पूछ रहा है, ये 2022 का भी मैंने मिक्स करके दिया है। और उसके बाद पूछ रहा है डिफरेंसेस पूछ रहा है। मैं अगर आपको 2022 का दिखाऊं पेपर, तो ये 2022 का है। ये 2022 का है, ये 2022 है ये। अब देखिए, कहता है कि जी राइट डाउन दी, write down a supported well established when judgment in apex court considering the procedure and prescribed under the far appointment procedure of appointment of guardian, वो पूछ रहा है, as well as rights and obligation of guardian so appointed, प्रोसीजर एंड राइट्स ऑफ। अब सबसे पहले देखें तो मैंने रेलिवेंट प्रोविजन लिखे है। अब हम अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर लिखें तो वो हमने सेक्शन 7 के तहत एप्लीकेशन है, 10 में वो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके अलावा 9 में जुरिस्डिक्शन है, 8 में बताता है कौन बन सकते हैं गार्डियन कौन बन सकता है, 11 में बताया जाता है कि जी उन्हीं को फिर नोटिस भेजा जाता है, 12 में इंटरम कस्टडी होती है, 13 में एविडेंस लेके 15 में उसकी हम वो कस्टडी दे देते हैं। राइट्स क्या है, राइट्स 22 में कहता है कि जी वो रिम्यूनरेशन ले सकता है, 33 में कहता है उसको कोई ओपिनियन चाहिए तो ओपिनियन ले सकता है, ठीक है। और 38 में कहता है कि जी अगर ज्यादा है एक मर गया तो बाकी आ जाएंगे। ड्यूटीज क्या आएंगे, ड्यूटीज वो कहता है 24 में बताएगा कि जी ड्यूटी उसकी ये है कि जी उसने बच्चों की एजुकेशन हेल्थ का ख्याल रखना है, बच्चे की वेलफेयर का ख्याल रखना है, ये उसकी ड्यूटीज में आ जाता है, ठीक है। ड्यूटीज में आ जाता है। 27 में कहता है कि जी वो बच्चे की प्रॉपर्टी ऐसे केयर करेगा जैसे एक आम ऑर्डनरी पर्सन ऑफ मैन अपनी प्रॉपर्टी की केयर करता है। 34 में कहता है कि जी उसके हिसाब रखेगा, अकाउंट्स रखेगा, अदालतों में जमा कराएगा। तो इसी तरह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमें नंबर देगा, वरना वो नंबर नहीं देगा। ये मैंने वो प्रोसीजर लिखा है ये, इस तरह आप उसको लेके चलेंगे। जो चीज़ पूछ रहा है उसको आपने लाजमी उसका रेलिवेंट आंसर देना है, रेलिवेंट उसका आंसर देना है। जैसे 24 है कि जी उसकी हेल्थ का केयर करेगा, उसको ड्यूटी है उसको सपोर्ट करेगा, स्टेप बाय स्टेप उसकी एजुकेशन का ख्याल रखेगा, ये ठीक हो गया। तो ये है आपके आज तक का सेशन का। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो। बस आप ये है कि जी आपका मेंटोर अच्छे हों। अब मेंटोर वो हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज जानते हो और जिन्होंने पेपर्स भी अटेम्प्ट किए हों, वो आपको बेहतरीन गाइड कर सकते हैं, बेहतरीन गाइड कर सकते हैं, बेहतरीन, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनीवन एनी क्वेश्चन?
हाँ जी। क्लियर है। मतलब आपने ला मतलब सीजे की तैयारी करनी है ना, तो आपने मतलब जो है ना, फोकस्ड रहना है और प्रॉपर पढ़ना है। प्रॉपर पढ़ेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे तो फिर वो होगा। ठीक है। बाकी मैं लास्ट में आपको बतानी थी कोई बुक्स वगैरह, जैसे ये है ये, लेकिन ना, इंग्लिश इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए, जीके के लिए कौन सी बुक्स लें, मैंने इधर बताया भी है। अब देखें, वो कहता है कि जी हम इंग्लिश के लिए इडियम्स के लिए कौन सी बुक्स है। इडियम्स के लिए आप देखें तो ये बुक, ये है बुक्स, इंग्लिश की जो इडियम्स की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छी बुक है, टू दी पॉइंट, आफ्ताब अहमद की। इसमें इडियम्स इसी में से आ जाते हैं, इडियम पेयर्स इसी में से आ जाते हैं। आगे ऐसे के लिए नासिर जमाल शाह की बेहतरीन वर्ड्स में लिखी है हमारी वो, मतलब पढ़ाती रही हैं अना मान CSP ऑफिसर है, वो भी इनको कहती हैं थी। और ये बुक है सुभान चौधरी की, इसमें उनके जो ना पास पेपर कंपाइल किए हुए हैं, पास पेपर में इनको कंपाइल किया हुआ है। ठीक है। 1980 से अब तक की CSS के पास पेपर, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद ऐसे प्रेसी के लिए इसमें भी पास पेपर उनको बताया गया है। ठीक है। ये आपकी प्रेसी के लिए ठीक हो गया। आगे आ जाता है आपका उर्दू। तो उर्दू में लुगल टर्म्स हैं और उसके अलावा ऐसे प्रेसी। तो उर्दू की ये बुक्स हैं, उर्दू के लिए, और मतलब ग्रामर में, ग्रामर, और इसमें मुहावरे, ज़रब अमसाल इसमें से आ जाते हैं। और उसके बाद मज़ामीन के लिए, उर्दू मज़ामीन, ये CS वाले भी यहीं पे से करते हैं, बेहतरीन बुक है ऐसे प्रेसी के लिए। और उसके बाद आ जाता है आपका ग्रामर के लिए बेहतरीन बुक है कवायद उर्दू। अब ना चैट, आप क्वेश्चन पूछ लें वैसे, मतलब चैट से इतनी नहीं पता चलता। सर्च शेयर द टाइम टेबल, मैं टाइम टेबल शेयर कर दूंगा, ये सारा कुछ ग्रुप में सर आ जिनके जाएगा। लिए भी बता दें। सिंध का भी बता देता हूँ मैडम, बस 5 मिनट तक मीटिंग एंड होने वाली, तो मैं दोबारा उस सिंध का भी उसमें बता दूंगा। ठीक है। चलें, आ गया जी आपका उर्दू। और उसके बाद ये कानूनी लुगत है। ठीक है। ये कानूनी, ये बुक्स मैंने आपको भेजी भी है, इसी पैटर्न से आता है, चेंज भी होता रहता है। आ गया जी आपका प्रेसी। प्रेसी है ये, और ये जीके के लिए आपका, MCQs के लिए ये है, वोकेबलरी के लिए ये बुक है। ये शमशाद हुसैन की हाई कोर्ट ने रिकमेंड की हुई बुक है। करंट अफेयर्स के लिए ये बहुत अच्छी बुक है वसीम रियाज की। और इस्लामिक स्टडीज ये है। ठीक है। ये है आपका वो, जो, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चले आगे। आपका सिंध का मैं कहूँ तो सिंध की जो है ना, सिंध का ना ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं है सिलेबस। सिंध का पास पेपर और सिंध स्क्रीनिंग टेस्ट। चले, सिंध में ना आपका दो टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका वो ये है, और एक और भी आएगा। ठीक है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए टोटल 100 नंबर का होगा, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर का जीके, और 50 नंबर का ला। जो इंग्लिश है, इंग्लिश में वो एंटोनियन सिनोनिम देते हैं, ग्रामर देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह ये। जीके ओपन है, कहीं से भी आ सकता है, वैसे ये पॉइंट्स इनको डिस्कस करते हैं। ला के लिए वो कहता है कोई मेजर एक्ट 55% आता है, और 15% कोई माइनर एक्ट से आता है। ठीक है। उसके बाद एक रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट में तकरीबन ये लाज डिस्कस किए जाते हैं। और अ, हम्म, ये, और ये जो ना अभी जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था ना आपका 2021 में, उसमें ये चीज़ें, ये एक्ट पूछे गए थे स्क्रीनिंग में। मतलब कॉपीराइट्स एक्ट, PPC मैगजम्स, और CPC, CRPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CNS एक्ट,
क्यूएसओ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, डेफामेशन, नैब लॉज, एटीए, सिंध रेंटेड प्रिंसेस ऑर्डिनेंस आया था, और रजिस्ट्रेशन एक्ट। और वो इस तरह के ये माइनर एक्ट से ज़्यादा पूछा था उन्होंने। उसके बाद जो रिटर्न आया था वो आपका बहुत आसान था सिंध वालों का। उसमें रिटर्न में जो सिविल में सीपीसी लिमिटेशन एक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एक्ट से आया था। और जो क्रिमिनल पोर्शन था उसका दो पोर्शन थे, उसमें आपका सीआरपीसी पीपीसी की समय से था। आपका ना वो सिंध वालों का वो कोई स्पेसिफाइड नहीं है जी, कहाँ यहाँ से आना है, यहाँ से। एनईओ सिंपली मतलब पंजाब है, केपी है, सिंध है, कहीं से भी आपकी पीपीसी सीआरपीसी जो मेजर एक्ट है वो सेम ही है, बिल्कुल सेम है। ठीक है। तरीकेकार आपने भी क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है वैसे ही करना है, जो पूछ रहा है उसका रैशनल आंसर देना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका रैशनल आंसर पूछना है। मैं बार बार कहता हूँ, देखें वो पूछ रहा है डिफाइन प्राइमरी एविडेंस एंड वो गिव द सर्कमस्टांसेस अंडर विच सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन। तो आपने प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन करना है 73 के तहत, और आगे डायरेक्ट सेक्शन 76 लिख देना है जिसमें हम सेकेंडरी एविडेंस लिखते हैं। अब समटाइम वो पूछता है कि जी प्राइमरी एविडेंस इज अ रूल एंड एक्सेप्ट देयर इज सम एक्सेप्शन। अब यहाँ पे प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, वो डायरेक्ट 75 पूछ रहा है कि जी हमने वो जो डॉक्यूमेंट है प्रूव करना है प्राइमरी एविडेंस से। सेकेंडरी एविडेंस हम तब दे सकते हैं जब वो 76 में आता हो। ठीक है। सम टाइम आ जाता है डिफाइन एंड डिफरेंशिएट दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस। तो यहाँ पे हम प्राइमरी एविडेंस को भी एक्सप्लेन करेंगे और डिफाइन करेंगे, सेकेंडरी एविडेंस को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद दोनों के डिफरेंस लिख लेंगे। तो इस तरह आप लेके चलेंगे क्वेश्चन आपका रैशनल आंसर। वो एग्जामिनर बहुत बड़े फनकार होते हैं, वो आपसे आपका वो पूछते हैं, वो आपसे वो रैशनैलिटी चेक करते हैं कि क्या बच्चे ने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके रैशनल आंसर दिया है या नहीं दिया। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। यार ये जैसे आपने पंजाब को बताया सेलेक्टेड, ये इसी तरह से हमें भी तैयार करने हैं सिंध के लिए भी। हाँ जी मैडम, उधर से भी करना है। हाँ जी। जाना जी। बस आज के लिए ये इतनी था आपका। बाकी आप चाहें तो ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं कोई भी। ट्रायल क्लासेस का शेड्यूल उसी लिंक उसी ग्रुप में ही आएगा।